हाय ट्वेल्थीज, वेरी वार्म वेलकम। हाउ आर यू? अब तो आप लोगों की फाइनल एग्जाम्स की डेट पास आ चुकी है। 26 अप्रैल से आप लोगों के फाइनल एग्जाम शुरू होने वाले हैं और आई एम श्योर आप लोगों को प्री बोर्ड की डेट्स भी मिल चुकी होंगी। अब आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा। आप लोगों को बहुत सारा सिलेबस जल्दी कवर अप करना है। तो ये जो हम अब शुरू करने जा रहे हैं, ये आपके बिजनेस स्टडीज का सैंपल क्वेश्चन पेपर 2021 जो कि सीबीएसई की साइट पे अपलोडेड है, वो सैंपल पेपर है। 21-22 का सैंपल पेपर हम ऑलरेडी पहले कवर कर चुके हैं, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप गो थ्रू कर सकते हैं। ये जो सैंपल पेपर है ये प्रीवियस ईयर का सैंपल पेपर है। प्रीवियस ईयर का जो सैंपल क्वेश्चन पेपर था वो 80 मार्क्स का था और 3 घंटे का था। हमने क्या किया है, इसमें सिर्फ आपके जो इंपॉर्टेंट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, दैट इज 3 मार्क के जो क्वेश्चंस हैं या फिर 4 मार्क्स के हैं या 6 मार्क्स के हैं, वही पिक करे हैं, क्योंकि आपको 1 मार्क से क्वेश्चंस नहीं आने हैं। So let us begin and go through all the questions. And I'm very sure once you cover up all the sample papers, which I'll be posting it over the period of time, you'll be able to perform your question paper really very well. So now let's begin without wasting any time further. Question number 1. ये कहता है explain internship training and vestibule training and classify them as on the job and off the job methods of training. ये आपका क्वेश्चन सिलेक्शन चैप्टर का है। इसमें हमसे क्वेश्चन पूछा गया है इंटर्नशिप ट्रेनिंग क्या होती है और वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग क्या होती है, और क्लासिफाई करने के लिए बोला गया है कि वो ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है या ऑफ द जॉब ट्रेनिंग होती है। देखिए, इंटर्नशिप ट्रेनिंग क्या होती है? इंटर्नशिप ट्रेनिंग होती है जब भी कोई कैंडिडेट किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से अटैच्ड होता है, तो बिजनेस यूनिट्स क्या करते हैं, वहां जाके उन कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करते हैं और अपनी कंपनी में प्लेसमेंट देते हैं। इस तरीके से क्या कर सकता है जो कैंडिडेट होता है, वो अपनी पढ़ाई भी कर सकता है, रेगुलर स्टडीज भी कर सकता है और अपने ऑफिस में काम भी कर सकता है। तो साइमल्टेनियसली वो पैसा भी कमा सकता है और पढ़ाई भी कर सकता है। दिस इज कॉल्ड इंटर्नशिप ट्रेनिंग। सो इंटर्नशिप ट्रेनिंग इज अ जॉइंट प्रोग्राम ऑफ ट्रेनिंग इन विच एजुकेशन इंस्टीट्यूट, जिस एजुकेशन इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है, फॉर एग्जाम्पल आईपीएस से पढ़ रहा है, एमईटी से पढ़ रहा है, जहां से भी पढ़ रहा है, और बिजनेस फर्म कोऑपरेटिव, बिजनेस फर्म कोई भी हो सकती है, इन्फोसिस हो सकती है, एयरटेल हो सकती है, कहीं पे भी कैंडिडेट को सिलेक्ट करती है, रेगुलर स्टडीज अपने करता है एंड साइमल्टेनियसली वो ज्वाइन भी कर सकता है। नाउ कमिंग ऑन टू वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग्स क्या होती हैं। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग्स में क्या करते हैं, एम्प्लॉइज लर्न देयर जॉब ऑन द इक्विपमेंट दे विल बी यूजिंग, बट द ट्रेनिंग इज कंडक्टेड अवे फ्रॉम द एक्चुअल वर्क फ्लोर। उनको एक एक एनवायरनमेंट क्रिएट करके दिया जाता है, जिस एनवायरनमेंट में वो सब कुछ चीजें अवेलेबल होती हैं, जहां पे वो एक्चुअल काम करते हैं, जहां पे वो एक्चुअल काम सीख सकते हैं। लेकिन जो उनका एक्चुअल प्रोडक्शन फ्लोर होता है वो अलग होता है। सो एक्चुअल वर्क एम्प्लॉयमेंट है जो आपका एक क्लासरूम में एक हाइपोथेटिकली क्रिएट किया जाता है, जिसको एक एम्प्लॉय यूज कर सकता है, उसके मटेरियल्स यूज कर सकता है, फाइल यूज कर सकता है, इक्विपमेंट यूज कर सकता है। इसका एक सिंपल एग्जांपल है कि अगर आपने गोइंग फॉरवर्ड एक नेटवर्क इंजीनियर या फिर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब ज्वाइन करी, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर इन टर्म्स ऑफ आप सॉफ्टवेयर लाइन, आप हार्डवेयर लाइन में जाते हैं, सॉफ्टवेयर लाइन में जाते हैं कंप्यूटर्स की, वहां पे आपने फील्ड पिक करी, करने के बाद में आपके पास में सर्वर्स होते हैं, आपको लाइव सर्वर्स पे काम करना कभी भी अलाउड नहीं होता है। तो आप लोगों को क्या करना पड़ता है, आप लोगों को एक एनवायरनमेंट दिया जाता है, एक डमी सर्वर्स दिया जाता है, जिसके ऊपर आप काम करते हैं, क्लासरूम में सीखते हैं और आप नए अपने एक्चुअल वर्क फ्लोर पे जाके उसे परफॉर्म करते हैं। तो ये हो गई वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। नाउ इंटर्नशिप ट्रेनिंग को हम क्या बोलेंगे, इसे ऑन द जॉब मेथड बोलेंगे। ऑन द जॉब मेथड मींस जॉब भी कर रहा है, साथ साथ वो ट्रेनिंग भी ले रहा है। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग को क्या कहेंगे, हम ऑफ द जॉब बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वो बिना जॉब के उसे प्रैक्टिस मेथड, प्रैक्टिस मोड में ट्रेनिंग ले रहा है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Next question. Controlling is an indispensable function of management. Without controlling, the best of plans can go awry. Do you agree? Explain any two reasons in support of your answers. इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं। पहला कंट्रोलिंग का ये वाला क्वेश्चन है, अगला भी कंट्रोलिंग से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन को समझते हैं। इसमें बोला गया है कंट्रोलिंग एक इंडिस्पेंसिबल फंक्शन है मैनेजमेंट का। व्हेन वी से इंडिस्पेंसिबल फंक्शन, दैट मीन समथिंग जिसको आप अलग नहीं कर सकते। तो ये बोल रहा है कंट्रोलिंग एक ऐसा फंक्शन है मैनेजमेंट में जिसको आप मैनेजमेंट से अलग नहीं कर सकते, और कंट्रोलिंग के बिना जो आपके प्लान्स हैं वो किसी भी हालत में खराब हो जाएंगे। तो क्या आप एग्री करते हो इस स्टेटमेंट से? अगर एग्री करते हो तो दो रीजन दे दो। अब हम लोग कहते हैं यस, इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग तो है ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है कंट्रोलिंग। क्यों? पहला पॉइंट आता है अकम्पलिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। आपके जो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स हैं, आपको उन्हें अकम्प्लिश करने के लिए कंट्रोल लगाना बहुत जरूरी है। रीजन, अगर आपके कोई ऑफिस में कोई काम कर रहा है या ऑर्गेनाइजेशन में काम हो रहा है और वहां पे डेविएशंस हो रही हैं और आप उसे मॉनिटर नहीं करेंगे, उसे कंट्रोल नहीं करेंगे, तो डेविएशंस बढ़ती जाएंगी।
हेंस आपको ऑर्गेनाइजेशन गोल्स अकम्प्लिश करने के लिए सबसे पहला पॉइंट आता है कि आपको डेविएशन को कंट्रोल करना है और करेक्टिव एक्शन लेने हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स। अब a good control system enables management to verify whether the standards set are accurate and objective। अब आप जब भी कोई प्रोडक्शन यूनिट में काम करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप वहां पे एक स्टैंडर्ड्स सेट करते हैं। स्टैंडर्ड सेट करने का है, फॉर एग्जांपल हम लोग किसी भी, फॉर एग्जांपल एक कपड़े की मैन्युफैक्चरिंग की ऑर्गेनाइजेशन है, हम वहाँ पे स्टैंडर्ड सेट करते हैं कि यहाँ पे कपड़े का लोगो आना चाहिए, इस तरीके की स्टिचिंग होनी चाहिए, जो भी हमारे स्टैंडर्ड्स होते हैं। ना गोइंग फॉरवर्ड, अगर हमारा जब प्रोडक्शन हुई, एक्चुअल प्रोडक्शन होने के टाइम पे वो स्टैंडर्ड उस तरीके से लेवल को नहीं मीट करा, देन सो वी हैव टू रीवर्क ऑन दो स्टैंडर्ड्स। सो इसलिए कहा जाता है जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स, हम लोग स्टैंडर्ड्स को मेजर कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट आता है मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। अगर आप कंट्रोल करेंगे तो जो मैनेजर है वो वेस्टेज पे कंट्रोल करेगा, स्पॉइलेज पे ध्यान रखेगा, सारी की सारी जो एक्टिविटीज है वो जो परफॉर्म करेंगे वो स्टैंडर्ड्स एंड नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही परफॉर्म करेंगे। तो आप जो आपके रिसोर्सेज अवेलेबल है आप उन्हें पूरे तरीके से यूज कर सकते हैं। आपको 2 ही पॉइंट्स देने, पर यहाँ पे हम 6 पॉइंट डिस्कस करेंगे। ये आप कंट्रोलिंग कि किसी भी आंसर में जहां पे आपको कंट्रोलिंग की इंपॉर्टेंस आती है, आप वहां पे इसको आंसर के लिए यूज कर सकते हैं। नाउ फोर्थ पॉइंट आता है इंप्रूविंग एम्प्लॉय मोटिवेशन। जो गुड कंट्रोल सिस्टम होता है, अच्छा जो कंट्रोल सिस्टम होता है, वो इंश्योर करता है जो एम्प्लॉयज हैं उन्हें एडवांस में पता हो कि मुझे क्या करना है। जब आपको मालूम होगा आपको क्या करना है तो आप उसे बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करेंगे। जो स्टैंडर्ड सेट है आप उस स्टैंडर्ड्स को अचीव करने की कोशिश करेंगे, तो इससे क्या होता है, आप लोगों का मोटिवेशन बढ़ता है। फिफ्थ पॉइंट आता है इंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। कंट्रोलिंग क्रिएट्स एन एटमॉस्फेयर ऑफ ऑर्डर एंड डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन। जब भी कंट्रोल होता है, आपको मालूम है आपके ऊपर मॉनिटरिंग हो रही है, तो ऑटोमेटिकली सब लोग ध्यान से काम करते हैं, आप डिसिप्लिन के अंदर काम करते हैं। और सिक्स पॉइंट आता है फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन इन एक्शन। फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन का एक्शन है कंट्रोलिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन टू ऑल एक्टिविटीज एंड एफर्ट्स फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। कंट्रोलिंग क्या करती है, सारों अपने ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को डायरेक्शन प्रोवाइड करती है और उन्हें हेल्प करती है ऑर्गेनाइजेशन गोल्स अचीव करने के लिए। सो नाउ हियर व्हाट वी हैव डन इज हम लोगों ने इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग को डिस्कस कर लिया। 6 पॉइंटर्स हम डिस्कस करने हैं। आपको जब लिखने होंगे या 2 आएंगे या मैक्सिमम 3 आएंगे लिखने के लिए। और ये पहले वाला क्वेश्चन का और फॉर्म में क्वेश्चन था। इट इज जनरली बिलीव्ड दैट मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस शुड बी डन आफ्टर द टास्क इज completed. Identify and explain the step in the process of function of management being discussed above and the steps followed by the same in this process. अब इसमें वो क्या कह रहा है कि जनरली हम लोग बिलीव करते हैं जो मेजरमेंट है परफॉर्मेंस की, वो जब काम खत्म हो जाए उसके बाद में आपको मुझसे मेजर करना चाहिए। अब वो कह रहे हैं आइडेंटिफाई करो, एक्सप्लेन करो स्टेप्स क्या होते हैं इस प्रोसेस में, और जो हमने स्टेटमेंट दिया उसके कंटेक्स्ट में इसको आप डिस्कस करो। तो हम इसका आंसर देंगे मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस शुड बी मेजर्ड इन एन ऑब्जेक्टिव एंड रिलायबल मैनर। जब आपका काम खत्म हो जाता है सबसे पहले पॉइंट आता है कि जो उसकी मेजरमेंट है वो ऑब्जेक्टिव और रिलायबल मैनर में होनी चाहिए। बहुत सारी टेक्निक्स और बहुत सारे तरीके होते हैं मेजरमेंट करने के लिए परफॉर्मेंस को। नाउ व्हेनेवर पॉसिबल मेजरमेंट ऑफ वर्क शुड बी डन ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड्स। जब भी आप काम कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप स्कूल में होते हैं, स्कूल में आप लोगों के प्री बोर्ड्स होते हैं, हाफ ईयरलीज होते हैं, वो क्यों होते हैं, वो इसलिए होते हैं ताकि आप लोगों की एक्चुअल परफॉर्मेंस को चेक किया जाए स्टैंडर्ड्स के साथ में। तो ये थर्ड वाला पॉइंट यही रिआइटरेट कर रहा है कि जहां पे पॉसिबल हो हमें एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड्स के साथ में मीट करके देखना चाहिए। नाउ दिस स्टेप्स इन्वॉल्व्स, क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड। आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है, आपकी स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस क्या है, such as comparison will reveal the deviations between the actual and the desired results। आपको क्या results चाहिए और आपको क्या आपका actual में result आ रहा है। Standard becomes easier when standards are set in a quantitative terms। quantitative means जिसकी हम quality की measurement कर सकते हैं। So यहाँ पे हम लोगों ने steps and process inform बता दिया कि किस तरीके से controlling का process होता है। Now state the development functions of Securities Exchange Board of India। ये क्वेश्चन भी 2 फॉर्म्स में आएगा, या फिर आपको ये आएगा स्टेट द डेवलपमेंट फंक्शंस ऑफ सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया आएगा। अब इसमें हमसे डेवलपमेंट फंक्शन के बारे में बात की गई है। जो सेबी होते हैं उसके 3 फंक्शंस होते हैं, रेगुलेटरी फंक्शन, डेवलपमेंट फंक्शंस और प्रोटेक्टिव फंक्शन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में से है। इस बार सैम्पल पेपर में जो अगर आप देखोगे तो रेगुलेटरी के बारे में 2021-22 में रेगुलेटरी फंक्शन के बारे में पूछा गया,
लास्ट टाइम डेवलपमेंट में। तो तीनों फंक्शंस आप जरूर याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला आपका फंक्शन होता है ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडिएट्स ऑफ द सिक्योरिटीज मार्केट। जितनी भी ट्रेनिंग कंटेक्ट करनी होती है इंटरमीडिएट्स के सिक्योरिटी मार्केट में, ये एक सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड का काम होता है। नेक्स्ट है कंडक्टिंग रिसर्च एंड पब्लिशिंग इन्फॉर्मेशन यूजफुल टू ऑल मार्केट पार्टिसिपेंट। जो भी आपकी रिसर्च होती है और जो इंफॉर्मेशन पब्लिश करनी होती है, ये भी सेबी का काम होता है। अंडरटेकिंग मेजर टू डेवलप द कैपिटल मार्केट्स बाय अडैप्टिंग अ फ्लेक्सिबल अप्रोच। आपको मेजर्स देने होते हैं ताकि आप डेवलप करें कैपिटल मार्केट बाय अडैप्टिंग अ फ्लेक्सिबल अप्रोच। अगेन सेबी के जो फंक्शंस हैं, इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान से पूरे के पूरे कर लीजिएगा। इवन रेगुलेटरी भी कर लीजिएगा, प्रोटेक्टिव भी कर लीजिएगा, और अपने डेवलपमेंट वाला तो कर ही लिया है। नेक्स्ट चलते हैं। इसका और फॉर्म में क्वेश्चन है, स्टेट एनी 3 मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। सबसे पहले हम देखते हैं मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? आपका शॉर्ट टर्म फंड्स रेस करने के लिए एक तरीका होता है, दिस इज कॉल्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। नाउ ये जो शॉर्ट टर्म हम एसेट्स की बात करते हैं, ये आपका मेच्योरिटी पीरियड लेस देन 1 ईयर होता है, अप टू 1 ईयर होता है, और इसे आप क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ मनी भी कह सकते हैं मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स को। अब कौन कौन से मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होते हैं? सबसे पहला होता है ट्रेजरी बिल। आपको 3 देने हैं, पर इसमें 5 मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, हम सारे डिस्कस करेंगे। पहला होता है ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल क्या होता है? इट इज बेसिकली एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैच्योरिंग लेस देन 1 ईयर। ये एक ट्रेजरी बिल होता है जो कि एक इंस्ट्रूमेंट होता है शॉर्ट टर्म बोरोइंग के लिए, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेती है, मेच्योर होता है लेस देन 1 ईयर में। इनका नाम जीरो कूपन बॉन्ड्स भी इन्हें बोला जाता है। नाउ ये जो ट्रेजरी बिल्स होते हैं, ये एक प्रोमिसरी नोट की फॉर्म में इशू किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है कमर्शियल बिल्स, कमर्शियल पेपर, सॉरी। कमर्शियल पेपर क्या होता है? इट इज अ short term unsecured promissory note, negotiable, transferable by endorsement and delivery with a fixed maturity period। एक फिक्स मेच्योरिटी पीरियड होता है, उसके बाद में ये मेच्योर हो जाते हैं। ये नॉर्मली लार्ज या क्रेडिट वर्दी कंपनीज जो है वो यूज करती हैं शॉर्ट टर्म फंड रेज करने के लिए। आपको पता है जब बिजनेस होता है, बिजनेस में आपको लॉन्ग टर्म फंड्स की रिक्वायरमेंट भी होती है, शॉर्ट टर्म फंड्स की रिक्वायरमेंट भी होती है। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली शॉर्ट टर्म फंड्स की बात की जा रही है। नॉर्मली इसका जो मेच्योरिटी पीरियड होता है वो 15 दिन से 1 साल तक का होता है। थर्ड वाला आता है कॉल मनी। कॉल मनी होती है शॉर्ट टर्म फाइनेंस रीपेबल ऑन डिमांड विद a maturity period of 1 day to 15 days यूज फॉर इंटरबैंक ट्रांजेक्शन। ये इंटरबैंक ट्रांजेक्शन के लिए यूज होता है, कॉल मनी से कहा जाता है। आप ये बहुत ध्यान से याद करेंगे क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की फॉर्म में आ सकता है आपके पास में। नेक्स्ट आता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को बोला जाता है सीडी। दे आर अनसिक्योर्ड नेगोशिएबल शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट इन द बियरर फॉर्म issued by commercial bank and development financial institutions। ये जो होते हैं इंडिविजुअल्स को इशूड होते हैं, कॉर्पोरेशंस को होते हैं, कंपनीज को होते हैं, और इसकी लिक्विडिटी पीरियड जो होती है वो बहुत शॉर्ट लिक्विडिटी पीरियड होता है। लास्ट होता है कमर्शियल बिल्स। कमर्शियल बिल्स अ बिल इन द फॉर्म a bill of exchange used to finance the working capital requirement of a business firm। जब हम वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना होता है तो उस टाइम पे हम कमर्शियल बिल्स यूज करते हैं। नाउ क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स प्रोवाइडेड बाय कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। राइट टू सेफ्टी, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। ये वाला क्वेश्चन भी इस साल के सैंपल पेपर में आया है, लेकिन लंबे फॉर्म में आया था। तो आप इसमें हमसे स्पेसिफिकली दो फंक्शंस के बारे में बात की गई है, राइट टू सेफ्टी और राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। तो राइट टू सेफ्टी क्या होती है? जो कंज्यूमर होते हैं उनके पास राइट होते हैं टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच आर हजार्डियस टू लाइफ एंड हेल्थ। हमारे पास में एज अ कंज्यूमर ये राइट है कि कोई भी ऐसा गुड या कोई ऐसी सर्विस जो कि हजार्डियस हो हमारी लाइफ के लिए, हमें उसके बारे में पता हो। फॉर एग्जाम्पल जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं, जब उसको हम मैन्युफैक्चर करते हैं तो हम कहते हैं आईएसआई स्टैंडर्ड होना चाहिए। अगर वो आईएसआई स्टैंडर्ड को नहीं होता, नहीं उसको मीट करता, तो हम उसे कहते हैं सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स हैं। तो इसलिए हमारे पास में राइट है कि हमें इनके बारे में मालूम होना चाहिए, सब प्रोडक्ट्स के बारे में हमें इनकी क्वालिटी स्पेसिफिकेशंस के बारे में मालूम होना चाहिए। ये है राइट टू सेफ्टी। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके सारे के सारे आप अपने राइट्स ऑफ कंज्यूमर प्रोवाइडेड बाय कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट सब याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। कंज्यूमर एजुकेशन का काम क्या होता है? Consumer education has a right to acquire knowledge to be well-informed consumers throughout the life. He should be aware about the rights and the release available to him of a product or service falling short of his expectations। जब भी आप मार्केट में कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो आपके पास में आपका ये जरूरी होता है एज ऑर्गेनाइजेशन कि आप कस्टमर्स को एजुकेशन दें उस प्रोडक्ट के बारे में। कंज्यूमर के पास में राइट है कि पूरी की पूरी नॉलेज उस प्रोडक्ट को ले किस तरीके से यूज करना है, एंड थ्रू आउट इन्फॉर्म्ड रहे कि क्या चल रहा है उस प्रोडक्ट में। राइट।
Now he should always be aware about the rights and the reliefs available to him in case of product or service falling short of his expectations. अगर उसने कोई प्रोडक्ट खरीदा जिससे उसकी कोई और एक्सपेक्टेशन थी, बट उसका जो मैनुअल है वो कहता है उसकी कुछ और एक्सपेक्टेशंस है, then the consumer should be well informed regarding that. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. In an interview with a leading news channel, Mr. Rakesh Kwatra, CEO of Get My Job, has suggested that companies which want more and more people to apply for the jobs in their organization should make the process of applying for the jobs easier and candidate friendly. They may explain the next two steps which follow the step in the process of function of management being discussed above. क्वेश्चन समझते हैं क्या है. क्वेश्चन कहता है इंटरव्यू हुआ है लीडिंग न्यूज चैनल का मिस्टर राकेश क्वात्रा जिसके सीईओ हैं गेट माई जॉब के. उन्होंने सजेस्ट किया कंपनीज को कि जो लोग अप्लाई कर रहे हैं जॉब्स के लिए उनका जो प्रोसेस है वो इजी होना चाहिए और कैंडिडेट फ्रेंडली होना चाहिए. तो वो कह रहे हैं बताओ, नेम एंड एक्सप्लेन, बताइए कौन से दो स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने होंगे इन द प्रोसेस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बीइंग डिस्कस्ड अबव. तो अब हमने इसमें जो इसका सोल्यूशन है वो है सिलेक्शन. प्रोसेस है सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ चूजिंग फ्रॉम अमंग द पूल ऑफ प्रोस्पेक्टिव जॉब कैंडिडेट्स डेवलप्ड एट द स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट. सिलेक्शन होता है आपके पास में 10 20 50 कैंडिडेट्स हैं, आपके पास एक पूल है कैंडिडेट्स का, इन्हें पूल ऑफ कैंडिडेट्स कहते हैं. उसमें से आप प्रोस्पेक्टिव जॉब रिलेटेड कैंडिडेट्स को सर्च करके आप सिलेक्ट कीजिए. दिस इज व्हाट इज सिलेक्शन इज. मेरी सिलेक्शन की एक अलग से प्रेजेंटेशन है, आप प्लीज उसे गो थ्रू कर लीजिएगा और अलग से एक मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है सिलेक्शन के लिए. नाउ इसमें क्या क्या स्टेप्स हैं. पहला है इट इंश्योर्स दैट ऑर्गेनाइजेशन गेट्स बेस्ट अमंग द अवेलेबल. जब भी आपके पास में चॉइस ज्यादा होगी, जब चॉइस होती है तो आप उसमें से हमेशा बेस्ट ही चूज करेंगे. तो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन के पास में ये आता है कि हम लोग बेस्ट अपने एम्प्लॉयज को चूज कर सकें. सेकेंड पॉइंट आता है इट एनहांसेस द सेल्फ एस्टीम प्रेस्टीज ऑफ दोज सिलेक्टेड एंड कन्वेज देम सीरियसनेस with which the things are to be done in the organization placement and orientation. Obviously अगर आपका सिलेक्शन 50 लोगों में से हुआ हो, आप एक सिंगल कैंडिडेट है जो सिलेक्ट हुए, तो ऑटोमेटिकली आपकी सेल्फ एस्टीम भी बढ़ेगी, प्रेस्टीज भी बढ़ेगा और आपके अंदर सीरियसनेस भी आएगी काम करने के लिए. थर्ड आता है ओरिएंटेशन इज इंट्रोड्यूसिंग द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स टू अदर एम्प्लॉयज एंड फेमिलराइजिंग विद द रूल्स ऑफ पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. आपने जब ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर ली, ज्वाइन करने के बाद में आपका ओरिएंटेशन होता है, आपके स्कूल में भी ओरिएंटेशन होता है नेक्स्ट क्लास जब आप जाते हैं, तो सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशन में भी ओरिएंटेशन होता है. ओरिएंटेशन में क्या होता है, जो भी सिलेक्टेड एम्प्लॉय होता है उसको फेमिलराइज कराया जाता है क्या क्या रूल्स हैं, क्या क्या पॉलिसीज हैं ऑर्गेनाइजेशन की. एंड प्लेसमेंट रेफर्स टू द एम्प्लॉयज ऑक्यूपाइंग दिस पोजीशन और पोस्ट विच द पर्सन हैज बीन सिलेक्टेड. और फाइनली जब ओरिएंटेशन होता है तो प्लेसमेंट का रेफर करते हैं कि एम्प्लॉयज जिस पोस्ट के लिए सिलेक्ट किया है वहां पे इस एम्प्लॉय की पोस्टिंग हो जाए. सो ये नेमली 4 स्टेप्स है जो कि हमारे सिलेक्शन प्रोसेस में आते हैं. आप मेरी सिलेक्शन वाली प्रेजेंटेशन गो थ्रू कर लीजिएगा अगर आपको डिटेल में सिलेक्शन देखना है. Question 6. Pramod is a supervisor at Sham Breads and Biscuits Factory. The factory produces 20,000 packets of bread and biscuits every day. As a supervisor, Pramod ensures that the work goes smoothly and there is no interruption in the production. He is a good leader who gives orders only after consultation with subordinates, working out the policies with the acceptance of the group. Identify the explain of leadership styles being adopted by Pramod. Now, प्रमोद जो है, क्वेश्चन समझते हैं. प्रमोद जो है एक सुपरवाइजर है शाम ब्रेड एंड बिस्किट फैक्ट्री का. जो फैक्ट्री है 20,000 पैकेट्स बनाती है ब्रेड एंड बिस्किट्स के. नाउ एज अ सुपरवाइजर प्रमोद क्या करता है, प्रमोद चाहता है कि मेरा काम बहुत स्मूथली हो, कोई इंटरप्शन ना हो, और बहुत अच्छा लीडर है. लीडर कैसे है, जब भी वो किसी को कोई कमांड देता है तो वो कंसल्ट करता है अपने सबऑर्डिनेट से. कंसल्ट करने के बाद में उनके साथ में डिस्कस करने के बाद में कमांड देता है. सो नाउ ही देयर आस्किंग आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द लीडरशिप स्टाइल बीइंग अडॉप्टेड बाय प्रमोद. तो यहाँ पे सिंस ही इज पार्टिसिपेटिंग with each and every subordinate in the organization, जो लीडरशिप स्टाइल होगा वो डेमोक्रेटिक हो जाएगा. डेमोक्रेटिव और पार्टिसिपेटिव लीडर. डेमोक्रेटिव और पार्टिसिपेटिव लीडर का काम क्या होता है, जो वो डेवलप करते हैं एक्शंस प्लान्स और डिसीजंस बनाते हैं आफ्टर डिस्कशन विद देयर सबऑर्डिनेट्स. उनका ये काम होता है वो अपने सबऑर्डिनेट्स को इनकरेज करते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने के लिए. तो जो ये लीडरशिप होती है ये बहुत कॉमन है आजकल. जो भी लीडर्स हैं वो रिकॉग्नाइज करते हैं कि लोग बेस्ट तब परफॉर्म करते हैं जब लोगों से डिस्कस करके काम किया जाए. ऑब्वियसली अगर आप भी कुछ डिसीजन लेंगे, आपको एक स्कूल से प्रोजेक्ट मिलता है, 4 लोगों को प्रोजेक्ट करना पड़ता है, आप आपस में डिस्कस करते हैं, उसके बाद में प्रोजेक्ट पे आप एक्शन प्लान बनाते हैं. अगर आप उसमें काम करेंगे और बाकी लोगों को बाद में इन्वॉल्व करेंगे तो मे बी वो प्रोजेक्ट इतना फ्रूटफुल ना हो.
Fourth point, they also need to respect the other's opinion and support subordinates to perform their duties and accomplish organizational objective. अभी जैसे हमने डिस्कस किया, आप लोगों ने प्रोजेक्ट बनाया, आप 4 लोग प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व हो, आप चारों की डिस्कशन के बाद में ही उस प्रोजेक्ट को अंजाम देते हो, रीजन में आप सबकी ओपिनियन को वैल्यू करते हो. लास्ट पॉइंट आता है, दे एक्सरसाइज मोर कंट्रोल बाय यूजिंग फोर्सेस विद इन द ग्रुप. इससे क्या होता है, उनका ज्यादा अच्छा कंट्रोल होता है अपने ग्रुप के ऊपर. जो डेमोक्रेटिक एंड पार्टिसिपेटिव लीडर्स होते हैं उनका ज्यादा अच्छा कंट्रोल होता है अपने ग्रुप के ऊपर. रीजन मीन जो एम्प्लॉयज होते हैं उन्हें मालूम है कि उनकी भी वैल्यू की जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 7, लिस्ट एनी 3 फैक्टर्स अफेक्टिंग द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ अ कंपनी. हमें यहाँ पे 3 फैक्टर स्पेसिफाई करना है जो कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट एक कंपनी की डिसाइड करने में हेल्प करते हैं. तो पहली चीज है, एक फिक्स्ड एसेट होते हैं, एक करंट एसेट होते हैं. फिक्स्ड एसेट्स क्या होते हैं, जो कि लॉन्ग रन में आपके बिजनेस को रेवेन्यू प्रोवाइड कर सकते हैं. करंट एसेट्स क्या होते हैं, करंट एसेट्स ज्यादा लिक्विड एसेट्स होते हैं. लिक्विड एसेट्स मीन्स उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है उतनी नहीं होती जितनी फिक्स्ड एसेट की होती है, उससे कम होती है. कुछ एग्जाम्पल करंट एसेट्स के हो गए, जैसे आपके कैश इन हैंड हो गया, कैश इन बैंक हो गया, कैश एट बैंक हो गया, मार्केटेबल सिक्योरिटीज हो गई, बिल्स रिसीवेबल्स हो गए, डेटर्स हो गए, फिनिश गुड्स हो गए, वर्क इन प्रोग्रेस हो गया, रॉ मटेरियल्स हो गए, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये सारे आपके करंट एक्सपेंसेस में, करंट एसेट्स में इनकॉर्पोरेट किए जाते हैं. अब इन करंट एसेट को ऐसे करंट एसेट क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब भी आपकी रिक्वायरमेंट हो तो वो फटाफट आप कैश या कैश के इक्विवेलेंट में कन्वर्ट हो सके. सो इसका मतलब होता है जो बिजनेस को लिक्विडिटी मिलनी होती है वो मिलती है करंट एसेट्स के बेसिस पे. तो इसकी डेफिनेशन होती है, एन एसेट इज मोर लिक्विड इफ इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश क्विकर एंड विदाउट रिडक्शन इन द वैल्यू. तो ये तो हो गई आपकी वर्किंग कैपिटल क्या चीज होती है. अब हम देखते हैं क्या क्या फैक्टर्स है जो वर्किंग कैपिटल को आपके इम्पैक्ट करते हैं. पहला आता है नेचर ऑफ बिजनेस. नेचर ऑफ बिजनेस, आप प्रोडक्शन में हो, आप ट्रेडिंग में हो, आप सर्विसेज में हो, आप कौन सा बिजनेस आप कर रहे हो जिसमें आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी. अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में हो तो आपको ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए होगा, क्यों, क्योंकि आपको रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाने हैं. अगर आप किसी सर्विस में हो तो वहां पे आप कुछ करना नहीं है, वहां पे आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है. सिमिलरली ट्रेडिंग में है, वहां पे भी आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है. तो आपका जो बिजनेस है उस पर डिपेंड करता है आपकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी. तो फर्स्ट पॉइंट आता है नेचर ऑफ बिजनेस. सेकेंड पॉइंट आता है स्केल ऑफ ऑपरेशन. स्केल ऑफ ऑपरेशन इज बड़ा स्केल है, छोटा स्केल है. बहुत सिंपल पॉइंट्स है इसके. बड़ा स्केल जब होता है तो आपको ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए होता है, छोटा स्केल होता है तो आपको कम वर्किंग कैपिटल चाहिए होता है. सो scale of operation is something for organization which operate on a higher scale of operation, quantum of inventory and data required is generally high. वही सेम पॉइंट है. नेक्स्ट आता है बिजनेस साइकिल. नाउ डिफरेंट फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल अफेक्ट द रिक्वायरमेंट ऑफ अ वर्किंग कैपिटल. इन केस ऑफ अ बूम द सेल्स एज वेल एज प्रोडक्शन आर लाइकली टू बी लार्जर. इसका मतलब है बिजनेस साइकिल क्या है. जब दिवाली आती है फॉर एग्जाम्पल, कोई फेस्टिव सीजन आता है, तो आपका बिजनेस की प्रोडक्शन बढ़ जाती है. जब प्रोडक्शन बढ़ती है आपको वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए होता है. ऑल्टरनेटिवली कुछ ऐसा टाइम आता है जहां पे आपका बिजनेस लीन हो जाता है, वहां पे आपको बिजनेस में बहुत ज्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती. तो ये हो गया आपका 3 पॉइंट्स बिजनेस साइकिल को मिला के. एक और पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं, सीजनल फैक्टर्स. वैसे इसमें 7-8 पॉइंट है, आप सारे पढ़ लीजिएगा. सीजनल फैक्टर्स भी आता है. सिमिलरली सीजनल फैक्टर क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल विंटर्स आ गई. विंटर आने के बाद में आपकी जो प्रोडक्शन है किसी वुलन ऑर्गेनाइजेशन में वो बढ़ जाएगी, बाकी ऑर्गेनाइजेशन में कम हो जाएगी. आपकी कोई जो आपकी कोका कोला कंपनीज होती हैं या फिर आपकी जो सॉफ्ट ड्रिंक्स एरिएटेड ड्रिंक्स की ऑर्गेनाइज कंपनीज होती हैं, उनकी रिक्वायरमेंट वर्किंग कैपिटल की बढ़ जाती है. सीजन जब गर्मी का आता है, सर्दी में कम हो जाती है. तो ये हमारे फैक्टर्स हो गए वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को डिस्कस करने के लिए. और फॉर्म में क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एनी 4 फैक्टर्स दैट अफेक्ट द चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी. नाउ कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है. कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब होता है प्रपोर्शन जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन यूज करती है अपना फंड रेज करने के लिए. मींस ओनर फंड होना चाहिए, बोरोड फंड होना चाहिए, उसे कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं. अब कौन से 4 फैक्टर्स है जो कि कैपिटल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करते हैं. तो पहला आता है कैश फ्लो पोजीशन. कैश फ्लो पोजीशन काम क्या होता है, size of projected cash flow must be considered before borrowing. हमारा कितना कैश फ्लो होना है इसकी प्रोजेक्शन लेनी मस्ट है बोरो करने से पहले. कैश फ्लो मस्ट नॉट ओनली कवर फिक्स्ड कैश पेमेंट ऑब्लिगेशंस बट देयर मस्ट बी सफिशिएंट बफर्स. फिक्स्ड कैश पेमेंट तो होनी ही चाहिए, उसके अलावा उसमें कोई बफर अमाउंट भी होना चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट आता है कॉस्ट ऑफ डेट. A firm's ability to borrow at a lower rate increases capacity to employ higher debts. अगर एक फर्म के पास में कैपेसिटी है कि कोई भी डेट को हल्के रेट पे उठाए, कम रेट पे उठाए, तो वो ज्यादा डेट ले सकती है. सो डेट कैन बी यूज इफ डेट कैन बी रेज्ड एट अ लोअर रेट. थर्ड आता है टैक्स रेट.
हायर टैक्स रेट मेक्स डेट रिलेटिवली चीपर विज़ इक्विटी। अगर टैक्स रेट ज्यादा है तो आपका जो डेट है वो हल्का होगा, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिलेगा। नेक्स्ट आता है फ्लोटेशन कॉस्ट। प्रोसेस ऑफ रेजिंग फंड्स इन्वॉल्व सम कॉस्ट, these considerations may affect the choice between debt equity, hence a capital structure। फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होता है? जिस तरीके से आप फंड रेज कर रहे हो, जो कॉस्ट इन्वॉल्व है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है डेट और इक्विटी में। तो ये हमारे 4 पॉइंटर्स हो गए कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी की चॉइस करने के लिए। इसके अलावा भी इसमें 4 और पॉइंट्स है, वो आप बुक से गो थ्रू कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी और की फॉर्म में है, 2 क्वेश्चंस है। पहला है ब्रीफली एक्सप्लेन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन व्हिच अराइजेस आउट ऑफ नीड ऑफ एम्प्लॉयज टू एक्सचेंज देयर व्यूज। यहाँ पे हमें एक्सप्लेन करने के लिए बोला गया है पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट जो कम्युनिकेशन के होते हैं, जो कि जब एम्प्लॉयज अपने एक्सचेंज करता है व्यूज। सो पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, जब एम्प्लॉयज इनफॉर्मल वे में कम्युनिकेट करता है उसके क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट्स होते हैं, क्या नेगेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं। पहला, जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होती है उसे ग्रेप पाइन भी कहते हैं। ग्रेप पाइन चैनल का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन में 20 एम्प्लॉइज हैं, एक दूसरे से जो बात करके जो इन्फॉर्मेशन फ्लो होती है उसे ग्रेप पाइन कहते हैं। सो समटाइम्स ग्रेप पाइन चैनल्स में बी हेल्पफुल, ग्रेप पाइन चैनल्स हेल्पफुल होते हैं बिकॉज जो इन्फॉर्मेशन होते हैं वो रैपिडली फ्लोड होती है और बहुत कभी कभी मैनेजर्स के लिए यूजफुल भी होती है। सेकेंड आता है इनफॉर्मल चैनल्स आर यूज्ड बाय द मैनेजर्स टू ट्रांसपोर्ट इन्फॉर्मेशन सो एज टू नो द रिएक्शंस ऑफ हिज सबऑर्डिनेट्स। एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ पॉलिसी चेंज हुआ है। पॉलिसी चेंज में ये आया कि आप लोगों का जो टारगेट है वो 50,000 से इंक्रीज करके वो आज 1 लाख रुपया हो गया, आपका वीकली टारगेट ना। ये मैनेजमेंट इस चीज को फॉर्मल पेपर्स पे फ्लोट करने से पहले एम्प्लॉयज का रिएक्शन देखना चाहती है। तो वो क्या करती है, ग्रेफाई चैनल्स यूज करती है। ग्रेफाई चैनल जब यूज करती है तो सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो ट्रांसमिट हो जाती है उनके सबऑर्डिनेट्स में और मैनेजमेंट्स को उनका रिएक्शन पता चल जाता है। तो ये तो उसके बेनिफिट पॉइंट हो गए। अब कुछ इसके नेगेटिव्स होते हैं। नेगेटिव्स में इन्फॉर्मेशन में क्या होता है? पहला, द ग्रेप माइन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन समटाइम गेट्स डिस्टॉर्टेड। जो ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन होती है वो पहुंचती नहीं है, बाद में जो इन्फॉर्मेशन पहुंचती है वो कंप्लीटली डिस्टॉर्टेड इन्फॉर्मेशन पहुंचती है। डिस्टॉर्टेड मीन्स गलत इन्फॉर्मेशन पहुंचती है। फॉर एग्जाम्पल कोई एम्प्लॉय ने अच्छा अचीव करा, राइट, और किसी एम्प्लॉय ने अपना टारगेट ओवर टारगेट अचीव कर लिया। ओवर टारगेट अचीव करने के बाद मैनेजमेंट डिसाइड किया कि वील पे हिम एडिशनल बोनस, बट जो फाइनल इंफॉर्मेशन एंड तक पहुंचती है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। तो जो ओरिजिनल इंफॉर्मेशन है वो डिस्टॉर्टेड हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इट ऑल्सो लीड्स इन जनरेटिंग ह्यूमर्स इनफॉर्मल डिस्कशंस एंड समटाइम्स मे हैम्पर द वर्क एनवायरनमेंट। लोग ग्रेप वाइन में बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। जहां पे ग्रुप्स बन जाते हैं, जहां पे ग्रुपिज्म हो जाता है, वहां पे ग्रेप वाइन चैनल काम नहीं करते हैं, तो र्यूमर ज्यादा फैलाते हैं। तो अननेसेसरी जो वर्क एनवायरनमेंट उसे हैम्पर करते हैं और खराब करते हैं। लास्ट है इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट द सोर्स ऑफ सच कम्युनिकेशन। अब जिसके थ्रू ये पॉइंट ओरिजिनेट हुआ है उस बंदे को ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हर कोई कहता है मैंने सुना मैंने सुना मैंने सुना। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट द सोर्स ऑफ सच कम्युनिकेशन। सो ये तो हो गए हमारे पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में ही हमारा आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग मेंशन्ड बिलो। Asta, a manager has the ability to influence others to bring about a change in the behavior। ये हमारा ए पॉइंट हो गया। इसमें हमसे बोला गया कि हमें एक्सप्लेन करने हैं एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। सेकंड है नीरज अ मैनेजिंग डायरेक्टर डिक्लेयर्स शेयर्स इन प्रॉफिट टू द मैनेजर्स फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टू इंक्रीज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी। तो पहला पॉइंट किया, पहला में डायरेक्टिंग का कौन सा पढ़ना है? पहले में है लीडरशिप। क्यों? Asta, a manager has the ability to influence others to bring about a change in their behavior। Leadership का काम क्या होता है? It's a process of influencing the behavior of people by making them strive voluntarily towards achievement of the organizational goal। आस्था ने लोगों को influence करा ताकि उनके behavior में change हो, तो ये leadership का part है। फिर leadership indicates the ability of an individual to maintain good interpersonal relationship with the followers, motivate them to contribute for achieving the organizational objectives। Next आता है B point, नीरज मैनेजिंग डायरेक्टर है, डिक्लेयर करा प्रॉफिट सारे मैनेजर्स को ताकि उनकी कंट्रीब्यूशन जो है ये बहुत अच्छी है ऑर्गेनाइजेशन में उन लोगों के लिए। अब क्या ये डायरेक्टिंग का एलिमेंट है? तो इसमें आएगा मोटिवेशन। मोटिवेशन कैसे आएगा? नीरज चाहता तो कुछ ना डिक्लेयर करता, लेकिन जस्ट टू मोटिवेट द एम्प्लॉइज जो कि उसके मैनेजर्स हैं जिन्होंने अच्छा काम किया है, उसने डिक्लेयर कर दिया शेयर्स इन द प्रॉफिट। सो मोटिवेशन मींस inducement to act or move in context of an organization। It means the process of making subordinates to act in a desired manner to achieve certain organization goals। कल को
अगर नीरज उनके सामने कोई और टारगेट्स रखेगा फर्दर एंड जो एम्प्लॉयज है उन्हें मालूम है कि उन्हें मोटिवेशन है काम करने का, तो दे विल डेफिनेटली परफॉर्म इन अ बेटर मैनर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, धीरज wants to start a business of selling N95 mask after the outbreak of global pandemic of COVID-19. Due to the uncertain market condition, he wants to make low investment in fixed capital. Suggest how the decision related to the choice of technique and financing alternatives can help Dheeraj in ensuring a low investment in fixed capital requirement. अब धीरज की जो आस्क है वो चाहता है कि लो इन्वेस्टमेंट हो फिक्स्ड कैपिटल में। अब हमें बताना है चॉइस ऑफ टेक्निक इसकी क्या है। नाउ एज हम लोग बोलेंगे कि क्योंकि धीरज चाहता है कि मेरी लो इन्वेस्टमेंट मॉडल हो, तो हम उसे सजेस्ट करेंगे तो लेबर इंटेंसिव अप्रोच यूज कर टू मैन्युफैक्चर 95 मैक्स। नाउ सिंस बेटर टेक्नोलॉजी वुड कॉस्ट हिम मच and risk appetite is not conducive for capital intensive techniques for production financial alternatives। अब क्योंकि उसका रिस्क एपेटाइट बहुत ज्यादा नहीं है, रिस्क एपेटाइट का मतलब बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता, तो इसके लिए उसके लिए कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स नहीं यूजफुल होंगी। सो हम उसे कहेंगे लो इन्वेस्टमेंट मॉडल ही यूज कर, और अपने ही शुड गो विद लीज ऑप्शन फॉर फिक्स्ड एसेट्स लाइक बिल्डिंग एंड हेवी मशीनरी एक्सेट्रा। सो ये क्या करेगा, एज दिस में रिड्यूस हिज इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट इन द बिजनेस। सो नाउ देन ही शुड मूव ऑन टू द लो इन्वेस्टमेंट मॉडल है, वी सजेस्ट हिम टू गो टू फॉर लेबर इंटेंसिव अप्रोच। इसके साथ में हमने अपना सेकंड सैंपल पेपर भी फिनिश कर लिया है। बहुत जल्दी थर्ड सैंपल पेपर भी आएगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जैसे न्यू वीडियो आए आपके पास में आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। नाउ इसके बाद में हम लोग एक बहुत जल्दी से क्विक रिवीजन रिकैप सेशन भी चलाएंगे जिसमें आपके सारे चैप्टर्स जो आने हैं आप उन्हें बहुत जल्दी गो थ्रू कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स।